अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मेरी वॉइस क्लियर है? अभी ही स्टार्ट की है डॉक्टर सर, इसलिए 8:15 पे स्टार्ट होनी थी, अभी स्टार्ट किया। वॉइस आएगी, आ रही है वॉइस? ठीक हो गया। आज हमने डर्माटोलॉजी करनी है। डर्माटोलॉजी वैसे कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैंने भी डर्मा जब की थी पास टेस्ट से भी MRCP 2 के लिए की हुई थी, और यहाँ से भी की थी, सैफरॉन से भी की थी, अल मगरिबी से भी पढ़ी थी। लेकिन फिर भी जो MCQs आए थे वो पता नहीं कहाँ से ही थे डरमा के। वो मतलब 3 MCQs या 4 MCQs थे। उनमें से मेरा ख्याल है मेरे टोटल MCQs 5 गलत हुए थे, उनमें से 3 डरमा के ही गलत हुए थे। डरमा जो है ना, एक तरह से कुछ नहीं पता चलता इसका, कि कुछ इस तरह के भी आ जाते हैं टर्मिनोलॉजीज इतनी डिफिकल्ट, जो कि कभी सुनी भी नहीं थी। इवन कि वो पास टेस्ट या पास मेडिसिन में भी नहीं थी। तो डर्मा, लेकिन जो हमें मोटा मोटा करना है वो सेफ्रॉन से भी अच्छी कवर हो जाती है। और साथ आपके पास अल मगरिबी से देख लो तो आपको हिंट्स मिल जाते हैं चीजों के। अच्छा, फर्स्ट MCQ हमारे पास है पेज नंबर 801। जिनके पास अभी तक बुक्स नहीं है, काइंडली वो बुक्स खरीद लें, ताकि आप बुक्स पे नोट करते जाया करो जो एडिशनल चीजें हो, और आपको इसका फायदा भी हो बाद में। वरना चीजें भूलती जाती हैं जब तक आप नोट नहीं करोगे। अच्छा, MCQ नंबर 1 है, बिस्मिल्लाह करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ किलोइड फॉर्मेशन? किलोइड हमें पता है, कोई भी जो है आफ्टर जो है वो मार्क के बाद उसमें ही आपके पास हाइपरट्रोफी हो जाए तो उसको किलोइड फॉर्मेशन कहते हैं। इसकी लोकेशन शोल्डर, इसकी स्टर्नम सबसे कॉमन लोकेशन है, देन शोल्डर, देन नेक, नेक देन एक्सटेंसिव सर्फेसिस। ठीक है। सबसे ज्यादा स्टर्नम पे कॉमन होता है, स्टर्नम नहीं दिया हुआ होगा ऑप्शन में। शोल्डर, नेक, एक्सटेंसिव सर्फेसिस। अच्छा, अगर आप में से किसी ने डर्मा की रोटेशन की हो तो आपने देखा होगा वहां पे किलोइड फॉर्मेशन के आ रहे होते हैं, और वो इंट्रा किलोइड ना इंट्रा रीजनल स्टेरॉइड्स लगाते हैं इसके ट्रीटमेंट में। डर्मा वाले ट्राइमसिनोलोन लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन विद एरिथीमा मल्टीफॉर्म? याद रखना, एरिथीमा मल्टीफॉर्म आपके पास होता क्या है, कि आपके पास जो है ना वो टारगेट लेंस बन जाती है, ज्यादातर बैक ऑफ द हैंड या स्प्रेड लेटर टू टॉर्सो। टॉर्सो की तरफ भी जा सकता है, प्रोराइटिस इसके अंदर होगा। ज्यादातर कॉमन कॉजेज इसकी जो होते हैं ना वायरल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है। जिसको वो कहते हैं हर्पीज एसोसिएटेड होता है, तो उसको बोलते हैं हेम, हर्पीज एसोसिएटेड एरिथीमा मल्टीफॉर्म। और ORS के इन्फेक्शन के साथ भी हो सकता है, और कुछ जो है माइकोप्लाज्मा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इनके साथ भी हो सकता है। और इसके अलावा ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। अब ड्रग्स इसमें कौन कौन सी हमारे पास होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस हो सकती है, अब हमारे पास ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती है, सॉरी, सल्फोनामाइड्स हो सकती है, पेनिसिलिन हो सकती है, एलोपिरिनोल, एनसेड्स, OCPs, SLE। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ SLE हो गया, सार्कोइडोसिस, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा। ठीक है। अब यही टॉपिक जो है ना एरिथीमा मल्टीफॉर्म का, अल मगरिबी ने टॉपिक में एक टॉपिक को अच्छा लिखा हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि हर्पिस इज द कॉमनेस्ट कॉज। ये पास मेडिसिन में भी MCQ आता है, सबसे कॉमनेस्ट कॉज कौन सी होती है। थर्ड MCQ है, अ यंग मेल प्रेजेंटेड विद प्रोराइटिस, स्किन लेयर्स ऑन द बटक्स एंड एक्सटेंसर सर्फेसेस of the knees, elbows. He also complained of altered bowel habits on and off. What is the most probable diagnosis? आपको पता है कि सिलिक डिजीज के साथ डर्माटाइटिस herpetiformis होता है। अल मगरिबी का एक टेबल है आप सबके पास, मैंने PDF फॉर्म में अल मगरिबी शेयर कर दी है, जिसमें एक टेबुलर फॉर्म में उन्होंने एसोसिएशन दिखाई दी है। अब जब आप इंशाल्लाह टॉक्स के लिए जाओगे तो एक स्वीट सिंड्रोम आता है एसोफेजियल कार्सिनोमा के साथ। ठीक है। तो आप वो टेबल अच्छे से तैयार आपको करना होता है, कि जिसमें आपके पास एसोसिएशन दिखाई नहीं। तो डर्माटाइटिस herpetiformis इसके साथ हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट कौन बताएगा? सीलिएक डिजीज में अगर डर्माटाइटिस herpetiformis होता है तो क्या ट्रीटमेंट देना होता है? इनिशियल क्या देना होता है, उसके बाद क्या करना होता है? कोई बताएगा? डेप्सोन मैम देते हैं। बिल्कुल, ग्लूटेन फ्री डाइट और डेप्सोन। ठीक है। डेप्सोन जब आप दे रहे हो तो एक इसका MCQ इस फॉर्म में आता है कि पेशेंट था, सीलिएक डिजीज का था, डर्माटाइटिस herpetiformis था, डेप्सोन ले रहा था, उसके बाद उसको मसला स्टार्ट हो गया। तो कौन सा मसला हो सकता है डेप्सोन लेने के साथ? हाँ जी, MCQ हमने पिछले दिनों किया हुआ भी है अभी। ऑक्सी मिथाइलिन मेट कार्बो। हीमोग्लोबिनीमिया का हमने MCQ किया था एक। यस। ठीक है। कि डेप्सन आपके पास मेट हीमोग्लोबिनीमिया भी कराता है। हिमाटोलॉजी में मैं आपको मेट हीमोग्लोबिनीमिया डिटेल में बताऊंगी कि होता क्या है उसमें। हमने मेट हीमोग्लोबिनीमिया का क्या डिफरेंस किया था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से? कौन बताएगा? हमने कहा था मेट हीमोग्लोबिन। हाँ जी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर पे
नॉर्मल होगा, वैसे कम होगा एबीजीज में, और इसमें हाँ जी, उसकी गुड गुड। और इसमें ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या फीचर है डिफरेंशिएटिंग? इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी होगा मेटाबॉलिक। इसमें चॉकलेट कलर्ड अपीयरेंस होती है, उसमें क्या होती है, पिंक में कोजा हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस दोनों के साथ हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है फोर्थ। एक सेकेंड। Which one of the following is the most common form of cutaneous tuberculosis? ये हमारे यहाँ पे एचओडी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था। वो पूछते थे कि टेल अस द स्किन मैनिफेस्टेशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है। पहले जमाने में ये होता था कि स्क्रोफ, मतलब पहले ये सोचा जाता था कि स्क्रोफ्लूडर्मा जो है ना, जब तक एटीटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, कि स्क्रोफ्लूडर्मा मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है, स्किन मैनिफेस्टेशन। लेकिन जैसे जैसे एटीटी आ गई तो स्क्रोफ्लूडर्मा जो है ना कम होती गई। अगर किसी ने पल्मोवॉट किया हो तो वहां टीबी के हर तरह के पेशेंट पड़े होते हैं, एमडीआर टीबी, एक्सटीआर टीबी, प्री एक्सटीआर। तो आपको उनकी ना स्किन मैनिफेस्टेशंस में मिलती हैं तरह तरह की। जब इंशाल्लाह आप क्लिनिकल की तैयारी के लिए जाओगे तो आपको हर तरह का मरीज मिलेगा देखने को, क्योंकि आप इतना भाग दौड़ करते हो। तो उसमें आपके पास मैंने स्क्रोफलोडेर्मा का भी देखा था, ल्यूपस वल्गैरिस सबसे कॉमनेस्ट इसकी मैनिफेस्टेशन है, और ल्यूपस वल्गैरिस भी मिलता है। बाद लोग इसको ना ल्यूपस पर्नियो के साथ मिक्स कर जाते हैं। ल्यूपस पर्नियो इज अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो कि आपके पास सार्कोडोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, और टीबी के साथ लूपस वल्गैरिस आ जाता है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ एमसीक्यू पे कि 18 years old boy presented with a painless ulcer on his fingers for 3 months। ये अब हम फिंगर्स की बात करें, अल्सर्स की, जेनिटल अल्सर्स हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज में। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटी इन दिस पेशेंट? अब ये हमारे पास पेनलेस अल्सर्स की बात हो रही है, और पेनलेस अल्सर्स हमारे पास जो है, वैसे भी अगर जेनिटल भी देखे जाए तो आपके पास पेनफुल अल्सर्स और पेनलेस अल्सर्स की कैटेगरीज आप बनाते हो। ठीक है, जो प्राइमरी शैंकर्स होते हैं उसमें पेनलेस अल्सर्स बनते हैं आपके पास, और उसके बाद जो है पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी स्टार्ट होती है। ठीक है, जो सेंक्रोइड्स हैं और हर्पीज है, इनमें आपके पास पेनफुल अल्सर्स बनते हैं। सिफिलिस में और शैंकर्स, सिफिलिस के साथ जो शैंकर्स बनते हैं पेनलेस होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इन्फेक्शियस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है डायग्नोस्ड केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड प्राइमरी एपिलेप्सी प्रेजेंटेड विद एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। अच्छा, मेरी आवाज किसी डॉक्टर इकरा के अलावा किसी और को भी कट रही है? एक सेकेंड। अच्छा, अब बेहतर हुई है मेरी आवाज? एक सेकेंड, मुझे ना इस मोबाइल को अपने स्टेबल करके रखने थे, शायद इसमें प्रॉब्लम आता है। अब बताएं, अब बेहतर हुई है? हाँ, क्योंकि मैं हिलाती बहुत हूँ, मुझे लग रहा है मैं ये प्रॉब्लम करती हूँ। अच्छा, अब बेहतर हो गई है, अब स्टेबल हो गई है? ठीक है। अच्छा, बस मैंने मोबाइल स्टेबल करके रख दिया। असल में मुझे जो है ना, यहाँ पे पास लोगों के पास अभी तक सेफ्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ना ये सेफ्रॉन को बार बार खोलना पड़ता है, मोबाइल हिलाना पड़ता है इधर से, वरना मैं तो बुक्स ही पढ़ रही होती हूँ। तो इसलिए चलो, अब मैं इसको स्टेबल करके रखती हूँ मोबाइल को। अच्छा, अब नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 6 था हमारे पास, डायग्नोस्ड केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, प्राइमरी एपिलेप्सी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ट्रंक्स पे, आर्म्स पे, लेग्स पे। अब हम लोकेशन चेक करें कि कहाँ कहाँ पे हो रहा है, आर्म्स पे, लेग्स पे, ट्रंक्स पे है। हाइपर ट्राइकोसिस, आगे उन्होंने खुद बता दिया कि हाइपर ट्राइकोसिस है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये तो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है और आपके पास एंड्रोजन इंडिपेंडेंट एरियाज में है, ठीक है, तो ये हाइपर ट्राइकोसिस है। तो उसकी पॉसिबल कॉज क्या है? अब आपके पास जो ड्रग्स नीचे दी हुई है, आपने इसको रट्टा लगाना है कि आपके पास हिर्सोटिज्म में कौन सी ड्रग्स है, हाइपर ट्राइकोसिस में कौन सी है। सबसे पहले तो आपको अक्सर डायग्नोसिस नहीं दिया हुआ होता कि आपके पास पेशेंट में हाइपरट्राइकोसिस है, हिर्सुटिज्म, आप लोकेशन से आइडिया लगाते हो। ठीक है, अब जो एंड्रोजन डिपेंडेंट एरियाज है वो आपके पास हिर्सुटिज्म करेंगे, यानी जो मेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे दाढ़ी आ जाना, ये सारी, तो ये चीज आपके पास हिर्सुटिज्म है। हाइपरट्राइकोसिस में इंडिपेंडेंट ऑफ एंड्रोजेंस है, कहीं पे भी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो अब इसमें आपके पास जो है ना, ये अब आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं जो हिर्सुटिज्म करा सकती हैं, जिसमें आपके पास एंड्रोजन इटसेल्फ आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, हाइड्रोस्टेरॉइड्स, डाइजॉक्साइड हो गया।
और आप जो हाइपरट्राइकोसिस कराते हैं, ये आपके पास मैनिटोइन, मिनॉक्सिडिल, साइक्लोस्पोरिन, एसिटाजोलामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आपने ये प्रोडक्ट्स देखे होंगे ना, जो लिखे हुए होते हैं बोल्ड इसके लिए, दाढ़ी वगैरह के लिए, तो उसमें आप पढ़ोगे तो मिनॉक्सिडिल ऐड किया हुआ होता है। तो अक्सर मेल्स यूज भी कर रहे होते हैं। ये वसीम बदामी और इन लोगों के प्रोडक्ट्स में चीजें शामिल होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं, एमसीक्यू नंबर 7 पे। अह, मैं इसको just पढ़ती हूँ। 45 years old patient complained of pruritus all over the body for 1 month, especially at night. On examination, multiple erythematous lesions were present between her fingers. ये तो typical scabies की हिस्ट्री है। हमारे पास पिछले दिनों आया था पेशेंट, नॉर्वेजियन स्केबिस वाला। नॉर्वेजियन स्केबिस वाला पेशेंट देखा कभी किसी ने? उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है? एक बार आपके पास सिंपल हो गई है स्केबिस, तो फिर तो आप क्या देते हो? स्के फ्री परमेथ्रिन देते हो या आवर मेलाथायोन देते हो? हाँ आवर जी, में लेकिन उसमें नॉर्वेजियन में क्या देते हो? नॉर्वेजियन इम्यूनो कॉम्प्रोम बेसिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होगा ना, ठीक है। तो आपके पास ऐसा पेशेंट जिसको जो है कोई लाइक HIV के साथ एसोसिएशन इसकी दिखाई दी होती है अक्सर। वेरी गुड, डॉक्टर पीरजादा ने बताया आइवरमेक्टिन, आइवरमेक्टिन देनी होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए एडिशनल बता रही हूँ कि इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं। तो ये आपके पास स्केबिस का है टिपिकल। इसमें जो है ना वो बोरोज में जो है ना आपके पास जो है वो बिटवीन फिंगर्स होती है, नाइट टाइम इचिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है आपके पास, डॉक्टर मदिया, आइवरमेक्टिन का रोल लिखा हुआ है नॉर्वेजियन में, एंटीबायोटिक का तो नहीं वैसे कभी पढ़ा। अच्छा, 8th एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसोसिएटेड विद प्रोराइटिस। अब आपके पास प्रोराइटिस का ना अगर आप सर्च करोगे, अल मगरिबी में प्रोराइटिस की उन्होंने कॉजेज लिखी नहीं है। ये एमसीक्यू इन्होंने लिया भी पास मेडिसिन या इधर कहीं से लिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके पास जो बाकी सारे कॉजेज हैं, ओल्ड एज में आपके पास प्रोराइटिस हो जाता है। आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, CKD में आपके पास क्या कॉजेज होती है प्रोराइटिस की? हाइपर हाँ, यूरिक पायोस्केपिस में तो बिल्कुल होगा डॉक्टर दिया। पायोस्केपिस की एक टाइप है, पायोस्केपिस बहुत फेवरेट, मेयो वालों का तो बड़ा फेवरेट होता था। अच्छा, हाँ जी बताएं। यूरीमिया में क्या क्या कॉजेज होते हैं स्किन में? ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है पार्ट 2 के लिए। ये प्रोराइटिस, CKD में प्रोराइटिस के कॉजेज बताएं। हाइपर फॉस्फेटीमिया की वजह से होती है, यूरिमिक फ्रोस्ट बन जाती है बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से होती है पेशेंट को। इसके साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, उसकी वजह से होती है। ये जब इंशाल्लाह आप लॉन्ग केस की तैयारी करेंगे ना तो फिर मैं आपको ये हिंट्स बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है पेम्फिगस वल्गैरिस, उसमें इस एज सच नहीं होती। पेनफुल कंडीशन होती है, फ्लैसिड ब्लिस्टर्स बनते हैं एज कम्पेयर टू इची लेजेंस के बजाय, बल्कि वो ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हो रही होती है। 9th एमसीक्यू हमारे पास है, a 36 years old female presented with symmetrical erythematous lesions with an orange pill texture over both of the shins. What is the probable diagnosis? आपने याद रखना है lesions in the shins भी आती हैं। 4-5 किस्म की lesions हैं जो कि shins पे पाई जाती हैं। एरिथीमा नोडोजम होता है। एरिथीमा नोडोजम का हिंट ये होता है कि पेनफुल टेंडरनेस का पॉइंट दिया हुआ होता है। एरिथीमा नोडोजम की एसोसिएशन डिजीज के साथ होती है, सेल्फ हीलिंग कंडीशन होती है, विदाउट स्कारिंग हील भी कर जाती है, लेकिन अगर नहीं हील हो रही तो फिर आपको बाकी मेडिकेशन देनी पड़ेगी। इसमें टेक्रोलिमस भी है इसका रोल। और इसके अलावा जो है आपके पास प्रीटिबियल मिक्स एडीमा हो सकता है, जिसकी अपेयरेंस क्या होती है आपके पास? ऑरेंज पील अपेयरेंस होती है। नेक्रोबायोसिस लाइपोडिका डायबिटिकोरम भी हो सकता है, जिसकी येलो अपीयरेंस होती है आपके पास, ठीक है। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम जो कि अल्सर फॉर्मेशन हो रही होती है जिसमें, वो भी स्किन मैनिफेस्टेशन हो सकती है शिन्स के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने टिपिकल टेक्सचर बता दिया है जो कि आपके पास प्रीटिबियल मिक्स एडीमा का फीचर है। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज हम पढ़ेंगे वैसे अच्छी तो एंडो में। मुझे बताएं कि ये पूछा जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म वेदर ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज और ड्यू टू सम अदर कॉज। तो क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि ग्रेव्स डिजीज को फेवर करते हैं? ये एक एमसीक्यू भी आता होता है कि खाली ग्रेव का फीचर हो। हाँ जी, कौन बताएगा? ग्रेव्स में डिफ्यूज थायराइड एनलार्जमेंट होती है, नो, थायराइड
नहीं, उसके मैं बाद सिर्फ ये बात कर रही हूँ जो कि सिर्फ ग्रेव्स का पिक्चर हो हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो ये मतलब मैडम ये ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी और प्रीटिबियल मिक्सेडिमा। वेरी गुड। और निकोलाइसिस, और एक और पॉइंट भी है एक्रोपैथी। वेरी गुड, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यू में अगर इन चारों में से कोई हो, ये एक एमसीक्यू आएगा एंडो में। खैर अभी हमने एंडो की नहीं, तो जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें। तो आपके पास एक्रोपैथी में क्लबिंग उसका फीचर होती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 10 पे। 24 years old patient with chronic urticaria and he wants to know about the common precipitating agent for this. Which one of the following is the precipitating agent for urticaria? आपने याद रखना है कि urticaria की commonest cause food होती है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक फूड के साथ हो सकता है। ये जो है ना आपके पास एमसीक्यू मास्टर दी आईएमए में भी हमें आता था, पास पेपर्स का ही बेसिकली एमसीक्यू है। 11 है, which one of the following is the safest drug for urticaria in 8 weeks of pregnancy? आपने याद रखना है कि आप डाइफेनहाइड्रामिन दे सकते हो प्रेगनेंसी में। बाकी जो ड्रग्स, सिट्रोजिन, प्रोमेथाजिन, लोराटिडिन, ये जो देने आपके पास डाइफेनहाइड्रामिन इसमें सबसे ज्यादा सेफेस्ट एंटीहिस्टामिन है, ठीक है। बाकी क्लास 3 में आ जाती है। 12 एमसीक्यू है, which one of the following is true regarding erysipelas? अच्छा, ये हम erysipelas की ना हमें पिक्चर भी आती थी, MRCP2 में आई थी एग्जाम में। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है कि अब इसमें होता क्या, तो इसमें आपके पास जो है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन है। इसमें आपके पास रेडिश रेडिश लेयंस बनती हैं, और इसमें अब आप जब हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस जो है ना, इसमें सेफ्रॉन ने बहुत इनसफिशिएंट लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसकी पॉइंट्स ऐड कराऊंगी अल मगरिबी से, और जो मैंने कुछ अपने नोट्स से बनाया था, ठीक है। तो ये आपके पास एरिजी पिलास के एमसीक्यूज आएंगे। एरिजी पिलास का टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर एमआरसीपी एज वेल एज फॉर एफसीपीएस। तो आयशा क्या करेगी, अभी इस टॉपिक का एक जो है ना वो फोटो उसको कॉपी पेस्ट कर देगी ग्रुप पर। अच्छा, 13 एमसीक्यू हमारे पास है नेक्स्ट। एक सेकंड में इसे आगे पढ़ लूं। 35 years old female presented with scaly erythematous plaques on face and trunks for almost 2 years. Her lab shows anemia and neutropenia. She also complains of joint pain and fatigue. What can be the cause of this patient? आपने याद रखना है कि आपके पास जो SLE है ना, उसके साथ ये सारी पिक्चर फिट होती है। जो SLE का स्लिक क्राइटेरिया है वो भी इसमें अगर देखा जाए तो सिनेरियो में फिट आ रहा है। जॉइंट पेन है, न्यूट्रोपेनिया है, एनीमिया है, और स्किन मैनिफेस्टेशन। अच्छा, कहते हैं कि एसएलई में ना बहुत सारी स्किन मैनिफेस्टेशन हो सकती हैं। डिस्क्वाइड लूपस हो गया आपके पास, डिस्क्वाइड लूपस एरिथमेटोसिस हो गया आपके पास, मैलर रैश आ गया आपके पास। उसके अलावा तरह तरह के रैश मिल सकते हैं, ठीक है। तो एसएलई में टिपिकल आपके पास बाकी हिस्ट्री जरूरी भी होगी जो कि स्किल क्राइटेरिया के मुताबिक फिट आ रही होगी। Next year, 14, a 25 years old patient presented with bullous lesions on her trunk and multiple erosions in the oral cavity. There is no significant history. There is no other significant history and baseline investigations are normal. What can be the diagnosis? अब आपने याद रखना है पेम्फिगस की ना हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं। आईजीए पेम्फिगस है, बुलस पेम्फिक्वाइडस, पेम्फिगस वल्गैरिस है। इसका मैं एक टेबल आपको आपके ग्रुप पे शेयर करने लगी हूँ, एक सेकंड। ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स है ना, ये मिक्स होती हैं आपस में। कुछ डिफरेंसेस है इसमें जिनकी वजह से आप इनको डिफरेंशिएट करते हो। ये मैंने आपको शेयर किया है इसमें, ठीक है। जो बुलस है आपके पास, बुलस में इरोजन्स बनेंगी प्रीडोमिनेंटली, लेकिन म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। और जो आपके पास पेम्फिगस वल्गैरिस है, उसमें आपके पास क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली आपके पास क्या होता है, आपके पास इन्वॉल्वमेंट होती है म्यूकस की। जिसमें आईजीए डिजीज है ना, आईजीए डिजीज में आपके पास टेंस ब्लिस्टर्स बनते हैं, लेकिन कोई म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कोई म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपके पास जो है ना ये आईजी की तरफ ही ज्यादा जा रहा है। और जो आपके पास पेम्फिगस फोलिशियस है, तो इसमें अब आपका क्या डिफरेंस होता है इसके साथ, जो इसमें आपके पास जो है ना हेल्दी अपेयरिंग स्किन ब्लिस्टर्स भी बनते हैं, और इसमें निकोल्स की स्काइन जो है ना वो उसका टिपिकल होता है,
ठीक है, जिसकी वजह से उसे आप डिफरेंशिएट करते हो। एक और टेबल मैं इसके साथ आपको शेयर कर रही हूँ इसी का ही, जिससे आपको मजीद इसको क्लियर हो जाएगा। एंटीबॉडीज का भी डिफरेंस होता है इसमें ना, वो मैं एंटीबॉडीज के डिफरेंस के साथ आपको भेज रही हूँ। एक तो इसमें आईजीए में, ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ। एक पॉस्ट्यूल्स का डिफरेंस होता है। आवाज आपकी नहीं सही आ रही, दोबारा बोलें। क्वेश्चन में उसने मल्टीपल इरोजन इन ओरल कैविटी दिया हुआ है ना, तो वो होगा इन्वॉल्व नहीं होगी। आईजीए की भी ना फर्दर 3-4 टाइप्स है, ठीक है। उसमें जो जो लीनियर आईजीए उसमें नहीं होगा। मैं आपको एक और शेयर किया है मैंने, ठीक है। आईजीए की भी 3-4 टाइप्स हैं आगे से। एक सेकंड में आपको और भी भेज रही हूँ। एंटीबॉडीज का भी डिफरेंस है। और आपके पास, एक सेकंड, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली मिकोजल इरोजन से ही डिफरेंशिएट किया है। जो आईजे की टाइप इन्होंने अलग से लीनियर टाइप नहीं बताई हुई। जो मैंने आपको पिक्चर भेजी है पहले वाली, वो डर्मा से है। दोबारा वही भेज दी। एक सेकंड में सेशन के बाद भेजती हूँ आपको। जो मैंने एक पिक्चर सेव की थी अपने पास, मुझे मिल नहीं रही, कहाँ चली गई है। आ गई है। आईजे की भी ना फर्दर 2-3 टाइप्स हैं। 2-3 नहीं बल्कि 5 टाइप्स लिखी हुई है इन्होंने। 5 सब टाइप्स हैं इसकी। तो आप बेसिकली यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो फिलेशियस से टाइप से, म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। लेकिन अगर आईजीए पेम्फिगस की टाइप देखो तो उसकी भी आगे से 5 सब टाइप्स हैं, जो मैंने अभी आपके ग्रुप पे शेयर की है, ठीक है। जो कि इसमें आईएन टाइप है, आईजीए पेम्फिगस वेजिटेंस है, वल्गैरिस है, अनक्लासिफाइड है, और एसपीडी टाइप है। पैराडर्मा बहुत एक फजूल चीज है और डिफिकल्ट भी है। अच्छा, आगे 15 एमसीक्यू पे आते हैं, क्योंकि इसकी जो है ना टाइप्स, ये वाली ये एमसीक्यू देख के मुझे लगा था कि इसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले नहीं इसकी ना एमआरसीपी में मैंने की थी। तो इसका मतलब है ये इसकी टाइप्स आ सकती हैं। अब 15 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का सबको पता है कि आप स्किन पैच टेस्ट कराते हो, 30 to 40 एलर्जिन से एक्सपोजर कराते हो, और उसको रिमूव कर देते हो 48 आवर्स लेटर। ठीक है, रिजल्ट्स आप देखते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट देखता है। और स्किन प्रिक टेस्ट बेसिकली फूड फूड एलर्जीज के लिए होता है आपके पास। अब स्किन प्रिक टेस्ट की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन बताएगा कि कब नहीं कराना, कब आपके पास जो है ना वो रिजल्ट सही नहीं आएंगे स्किन प्रिक टेस्ट में। अमीनो डिफिशियंसी में। चलो अच्छा, मान लिया। और ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पेशेंट ऑलरेडी एंटी हिस्टामिन्स दे रहा है ना, तो फिर नहीं आएंगे सही। तो आपने पहले हिस्ट्री जरूर पूछनी होती है कि अभी कोई एंटी एलर्जी, क्योंकि अक्सर पेशेंट को ना जब फूड एलर्जी हो तो एंटी एलर्जेंस दे देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हाइपरट्राइकोसिस। आपको पता है कि पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा, इसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ना हाइपरट्राइकोसिस हो सकता है। बाकी जो कंडीशंस है इसमें एलोपेशिया, सीबोरिक डर्माटाइटिस। एलोपेशिया में भी आपके पास स्कारिंग एलोपेशिया होता है, नॉन स्कारिंग है। इसको मैं आपको ना इसके बाद सेशन के बाद अलमगरिबी से टेबल भेज दूंगी दोनों के, कि स्कारिंग कब होता है, नॉन स्कारिंग कब होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास पोर्फायरियाज है ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक आध क्वेश्चन इसके आएंगे, ब्लड में हिमाटोलॉजी में भी आएंगे। तो फिर मैं आपको इसको निमोनिक के साथ पढ़ाऊंगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 17 एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन मैलिग्नेंट मेलानोमा। इसमें आपको पता है ब्रेस्लो क्राइटेरिया होता है, जिसमें आप डेप्थ देखते हो उसकी, वो उसका प्रोग्नोसिस बताता है। अच्छा, मैलिग्नेंट मेलानोमा में ABCDE को बता सकते हैं क्या चीज होती है?
एक इसका एमसीक्यू पास मेडिसिन में आता होता है मेलिग्नेंट मेलानोमा का, कि ABCD ही का इसमें आप अप्लाई करते हो, जिसकी वजह से इसे बाकी रीजन से आप डिफरेंशिएट करते हो। कोई किसी को पता है इसके बारे में? अच्छा, बेसिकली इसमें क्या होता है, ABCD इसमें आप ना वही इसकी डेप्थ देखते हो, ब्रेथ देखते हो इसकी, और ये जो है ना इसका बड़ा इरेगुलर से इसके बॉर्डर्स होते हैं। तो ये आप इसका इसका जो क्राइटेरिया होता है ना डायग्नोसिस का मैलिग्नेंट मेलानोमा का, पिक्चर से जो आप कर रहे हो, तो वो ABCDE आप लगा रहे होते हो इस पे। मैं आपको इसकी पॉइंट्स शेयर करती हूँ इसके बाद। 18 हमारे पास है, 35 ईयर्स ओल्ड, HCV। हाँ जी बिल्कुल, A से एसिमेट्री हो गया, B से उसकी ब्रेथ होती है, C से भी आगे कलर होता है, कलर चेंजेस होती है उसमें, D से आगे फिर E से भी एक पॉइंट होता है। E से मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं आपको भेजती हूँ इसके बाद। अच्छा, 18 हमारे पास है, 35 ईयर्स ओल्ड, HCV पॉजिटिव मेल, प्रेजेंटेड विद इची रैश ऑन फ्लेक्सर सर्फेसिस ऑफ हिज आर्म्स। अब आपने याद रखना है कि जो डर्माटाइटिस हेपेटिफॉर्मिस था वो एक्सटेंसिव सर्फेसिस पे था, ठीक है। अब यहाँ पे वो बात करें फ्लेक्सर सर्फेसिस की, आगे वो बता देते हैं पॉलिशियस है, पोलीग्लोनल है, पिंक लेयंस है। आपने याद रखना है जो पी ज्यादा आ जाता है ना, वो हमारे पास लाइकन प्लानस वाला होता है, ठीक है। लाइकन प्लानस पोलीगोनल होता है, पेप्यूलर होता है, पिंक होता है, पर्पलिश होता है, पाम्स पे होता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइकन प्लानस की। हाँ जी बिल्कुल सही डॉक्टर उस्मा, एवोल्यूशन इन साइज था ABCDE में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 19 MCQ पे, नोन केस ऑफ प्लैक सोराइसिस। सोराइसिस की भी आपको पता है आगे से टाइप्स हैं। सोराइसिस आपके पास जो है फ्लैक्चरल हो सकता है, स्कैल्प सोराइसिस हो सकता है, प्लैक सोराइसिस होता है। तो इसकी बेस पे आप इसका ट्रीटमेंट भी डिसाइड कर रहे हो, तो ठीक है। सोराइसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो ड्रग्स है ना, मुझे जो तीन टॉपिक्स की ड्रग्स मिस होती थी, मिक्स मुझे होती थी उसमें, आपके पास जो है ना वो सोराइसिस की, लिथियम टॉक्सिसिटी की, और दूसरा माइस्थीनिया को जो एग्जैसरबेट करती थी। तो मुझे ये चीजें, ये तीनों की ड्रग्स ना बहुत मिक्स होती थी, तो मैंने इनको इकट्ठे करके लिख दिया था, क्योंकि एंड पे भी मुझे भूल रहा होता था कि किसमें कौन सी ड्रग है, ठीक है। हमने लिथियम की मैंने आपके ग्रुप पे शेयर की थी, कि जो लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ा देंगी, जिसमें एनसिड्स थे, मेट्रोनिडाजोल थी, कुछ हाइपरटेंसिव थी, और फिर उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी हाइपरटेंसिव सेफ है जो कि आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना, अब इसमें सोरेटिक आर्थराइटिस भी है। सोरेटिक आर्थराइटिस की भी आपके पास इसमें 5 टाइप्स है फर्दर, जिसमें आपके पास एसिमेट्रिकल हो सकता है, सिमेट्रिकल रूमेटॉइड लाइक होता है, आपके पास आर्थराइटिस म्यूटिलेंस हो सकता है, ठीक है, एंकालोजिंग टाइप होता है एक। अब इसमें ना ओरल मेडिकेशंस ले रहा है वो, मल्टीपल फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस शुड बी स्टॉप। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने बीटा ब्लॉकर्स, लिथियम, क्लोरोक्विन, एनसिड्स, एस इनहिबिटर्स, इन्फ्लिक्सिमैब, ओरल स्टेरॉइड, ये नहीं देने। अब लिथियम की भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो अब मुझे कोई लिथियम की बताएगा, मैंने आपको नोट कराई थी है। कौन बताएगा? लिथियम का पेशेंट अगर मलेरिया के साथ आता है तो आप कभी भी क्लोरोक्विन नहीं दोगे, आर्थिमेटर बेस्ड प्रोडक्ट्स दोगे, ठीक है। इसीलिए जब इसका पेशेंट जो है इसका पेशेंट आएगा आपके पास, सोरेसिस का, आपके पास आता है ब्लड प्रेशर रेस्ट के साथ, तो उसमें आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हो, इसमें भी ठीक है। क्लोरोक्विन नहीं देते मैम, सोरियासिस में? क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सोरियासिस में भी क्लोरोक्विन नहीं देते हैं, ऐसे ही है? हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं देनी, हाँ जी, ठीक है। और ये ड्रग्स में मिक्स हो जाती हैं, मैं आपको बता रही हूँ लिथियम की, लिथियम की जो टॉक्सिसिटी बढ़ाती हैं वो ड्रग्स, और जो सोरेसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एक तरह से, एक्सरबेशन कर देती हैं। इसीलिए कभी भी ना सोरेसिस में आप टॉपिकल स्टेरॉइड्स के अलावा सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स ही देते हैं। जब आप सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स दोगे और सडन स्टॉप कराओगे तो सोरेसिस का फ्लेयर आ जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको अवॉइड करना होता है उनको। और माइस्थीनिया की भी थोड़ी मिक्स हो जाती है इसके साथ, तो माइस्थीनिया की भी नोट कर लीजिएगा आप। हाँ जी, लिथियम में फिर भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वो देते हैं कि हम जो है ना एमलॉडिपिन फिर दे सकते हैं। एक उन्होंने टेबल बनाया हुआ है लिथियम टॉक्सिसिटी में अलमगरिबी में, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट 20 MCQ है हमारे पास, 25 years old female who is a known case of epilepsy started on lamotrigine 3 days back। जब भी lamotrigine का मैस आएगा ना लफ्ज, आप इंशाल्लाह जब एपिलेप्सी की काउंसलिंग भी तैयार करोगे ना, तो आप यही बताओगे कि जब ये ड्रग प्रेगनेंसी में तो सेफ है, लेकिन इसके साथ आपकी स्किन पे कोई मसला, जिल्द पे कोई मसला आ सकता है,
ठीक है। अब इसमें स्टीवन जॉनसन वाला क्राइटेरिया बताया हुआ है कि उसमें वही मिकोजल इरोजन है, उसकी सोर थ्रोट माउथ अल्सर्स भी बन गए हैं, तो ये स्टीवन जॉनसन वाला है। आज हमारे पास ईआर में भी ये पेशेंट आई थी एक। तो नेक्स्ट MCQ 21। कोई बताएगा कि आपके पास टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस क्या होता है? हाँ जी, मैम व्हाट इज 10 टॉक्सिक? 10 ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस एक्सोटॉक्सिन की वजह से। हम्म। तो उसमें भी इसके नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस क्या होता है? टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस क्या होता है? स्टीवंस जॉनसन क्या, कैसे डिफरेंशिएट करते हो इन चीजों को? स्टीवन जॉनसन में ड्रग हिस्ट्री होगी, इसमें ब्लिस्टर लेजन होंगे थ्रू आउट बॉडी, ओरल मिकोसा पे भी होंगे। हाँ जी। और नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस में आपके पास ना बुलास बनना शुरू हो जाएंगे, क्रैपिटस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर्जिकल इमरजेंसी है, वो तो इसी तरह पता चल जाता है आपको। ठीक है। और स्टीवंस जॉनसन में आपके पास जो है ना मिकोजल इन्वॉल्वमेंट होगी। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस के साथ आपके पास कोई सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, स्पेयर फॉर्म है उसकी वो। अच्छा, 21 MCQ है। 23 years old patient presented with a 2-year history of ulcerative colitis, presented with a deep red necrotic ulcer with bilious borders on left leg, which started as a small papule 4 days back, but initial treatment should be given. अच्छा, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम में आपके पास इनिशियल अगर आपके पास एक्सटेंसिव है तो आप ऑरल स्टेरॉइड्स दोगे। ठीक है। अगर इससे नहीं आ रहा आराम तो साइक्लोस्पोरिन इन्फ्लिक्सिमैब इन रेजिस्टेंट केसेस आपको देना पड़ेगा। अच्छा, आप जब देखोगे ना अल्सर, ये आप चीजें यहीं पे नोट करते जाओ ताकि आपको क्लिनिकल में इंशाल्लाह आसानी हो कि जब अल्सर बन रहा होता है ना तो अल्सर के मार्जिन, बॉर्डर्स, एजेस सब डिस्क्राइब करने होते हैं, तो इसीलिए इन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। 22 हमारे पास है। 14 years old girl presented with fever, migratory arthritis for 1 week। आपने याद रखना है कि माइग्रेटरी आर्थराइटिस की 3 ही कॉजेज हैं। कोई बताएगा कौन सी की 3 कॉजेज हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? एक तो इसमें रिमेटिक फीवर, ठीक है, दूसरा गोनोकोकल आर्थराइटिस, तीसरा वायरल आर्थराइटिस। ये 3 कॉजेज हैं जो कि आपके पास माइग्रेटरी आर्थराइटिस के साथ आ सकती हैं। आगे हम चलते हैं, वो कह रहे हैं कि बिजार जर्की इरेगुलर मूवमेंट्स हो रही हैं। प्रॉपर सिडान हम कोरिया भी आ गया। She has a history of sore throat and a rash is present in her torso. What does the rash show? Erythema marginatum, जो कि आपके पास रिमेटिक फीवर के साथ है। अभी मैंने आपको 3 कॉजेज ही बताई हैं इसकी। गोनोकोकल आर्थराइटिस माइग्रेटरी का हो सकता है, रिमेटिक फीवर हो सकता है, या वायरल आर्थराइटिस हो सकता है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन स्किन मैनिफेस्टेशंस इन IBD? IBD के साथ सबसे कॉमन स्किन मैनिफेस्टेशंस हमारे पास जो होता है वो एरिथीमा नोडोसम होता है। ठीक है। और जो सीरियस कंडीशन होती है वो पायोडर्मा गैंग्रीनोसम होती है। बाकी भी इसके साथ स्किन मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं जो कि इन्होंने शो कराई हुई है। एफ्थस स्टोमाटाइटिस, पायोस्टोमाटाइटिस वेजिटेंस, एंगुलर स्टिलाइटिस हो सकता है, स्वीट सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो हमारे MCQs खत्म हो गए, लेकिन इधर आपके पास जो बुक है, बुक में दिया हुआ है एक MCQ जो कि लास्ट MCQ है 24। 45 years old hypertensive patient on Ramipril presented with a 2-month history of blisters on the skin with a painful mouth ulcers. These blisters are mostly flaccid on normal appearing skin and bleeds easily. Our diagnosis of pemphigus vulgaris is made and Ramipril is stopped. What should be the next best treatment for him? अब आपने याद रखना है कि दिस इज अ केस ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस वल्गैरिस। जो पेम्फिगस है ना, इसमें आपके पास वैसे भी ऑरल स्टेरॉइड्स का रूप है। ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है ऑरल स्टेरॉइड्स देने होंगे। और ये वाले केसेस ER में भी हमारे पास आ जाते हैं जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, उनके ना ब्लिस्टर्स जब बर्स्ट होते हैं तो ब्लीडिंग के साथ आ रहे होते हैं। आपने देखे होंगे ER में ये वाले केसेस आ जाते हैं, तो उनको हम ऑरल स्टेरॉइड्स देके भेज भी देते हैं वक्ती तौर पे कि आप डर्मा आउटडोर में आ जाइएगा बाद में। तो पेम्फिगस में आपके पास टिपिकल जो है ना वो इसमें आपके पास ब्लिस्टर्स बनते हैं और साथ में आपके पास मिकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है पेम्फिगस वल्गैरिस में, जो कि इसका टिपिकल पॉइंट है। और जो बुलस पेम्फिक्वाइड है उसमें मिकोजल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। बाकी जो इसकी टाइप्स हैं आईजीए की फर्दर टाइप्स क्या हैं वो मैंने आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया। ठीक है। डर्मा वैसे यहाँ पे जो है ना प्लूराइटिस की क्या कॉजेज है, निकोल्स की साइन कब आएगा, ये अच्छा टॉपिक जो है ना हमें अलमगरिबी से मिल जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अलमगरिबी से इसे एक बार देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि डर्मा ऐसी चीज है कि इसका जब एग्जाम आता है ना तो डर्मा में एग्जाम के क्वेश्चन पर बड़े ही अजीब आए होते हैं एग्जाम में इसके, जो कि पिक ही नहीं हो रहे होते।
हमें जो आए थे, मुझे तो अभी टर्मिनोलॉजीज भी नहीं याद कि कौन से एमसीक्यूज थे, वो इतने मुश्किल थे कि कभी पढ़े ही नहीं थे। अच्छा, डर्मा के बाद हम इंशाल्लाह कल फार्मा उठाएंगे और उसके बाद एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, और उसके मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दे दूंगी, उसके बाद उसमें आपको डिफिकल्टी इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं होगी। डॉक्टर समिया, पिक्चर तो अब तो ये सेशन खत्म हो गया ना, इसलिए खत्म हो गया डर्मा के एमसीक्यूज। मेरा ख्याल है आपने लेट ज्वाइन किया है शायद। अगर आपके पास बुक नहीं है ना, तो डॉक्टर शाजिया ने पीडीएफ फॉर्म में शेयर की हुई है डर्मा के एमसीक्यूज की ना। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप लोग अपना सेशन अपना वही पास मेडिसिन वाला करें, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। कल फार्मा करेंगे, फार्मा में मैं आपको कुछ निमोनिक्स कराऊंगी ताकि आपको ड्रग्स की साइड इफेक्ट्स और ये चीजें पता हो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।